नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 एनसीईआरटी हिस्ट्री की थर्ड बुक भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3। इसका दूसरा चैप्टर था विद्रोही और राज। वैसे ये 11वां चैप्टर है 12th की बुक का। इसमें अब मैंने 1857 की क्रांति की शुरुआत के बारे में, उसकी प्रमुख घटनाओं के बारे में, अवध में विद्रोह के बारे में और विद्रोह के दमन के बारे में काफ़ी विस्तार से आपको बताया। आज का हमारा टॉपिक है विद्रोह की छवियाँ, कि किस प्रकार से इंग्लैंड के अखबारों और पत्रिकाओं में ऐसी खबरें और ऐसे चित्र प्रकाशित किए जा रहे थे जिससे ये लगे लोगों को, यानी इंग्लैंड के लोगों को ये लगे कि भारत में जो विद्रोही हैं वो सामान्य लोगों को, यानी इंग्लैंड की जो आम महिलाएं, पुरुष या बच्चे हैं उनको भी किस प्रकार से सता रहे हैं। इससे संबंधित एक चित्र भी यहाँ दिया गया है। इनको प्रदर्शित करने का कारण क्या था? ताकि एक ऐसी भावना बने कि इन विद्रोहियों को सबक सिखाना जरूरी है, क्योंकि ये सामान्य अंग्रेजों को भारत में बहुत बुरे तरीके से मार रहे हैं या उनके खिलाफ क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसी तस्वीरें भी यहाँ पर प्रकाशित की गई हैं, जैसे चित्रकार टॉमस जॉन्स बार्कर का ये चित्र है। इसमें दिखाया गया है कि लखनऊ में जब लखनऊ के विद्रोहियों को हरा दिया गया तो उसके बाद में विजयी मुद्रा उनकी दिखाई गई है। भारतीय जो लोगों को किस प्रकार से मार दिया गया, यानी एक ऐसा संदेश देने के लिए कि अब स्थिति नियंत्रण में है और अंग्रेजी सैनिक भारतीय विद्रोहियों को दबाने में लगभग सफल हो रहे हैं। तो ये इस प्रकार के चित्र, यानी अलग अलग मनोदशा बनाने के लिए, लोगों के माइंडसेट से खेलने के लिए इस प्रकार की तस्वीरें बनाई गई। क्योंकि जब पीड़ित पक्ष दिखाया जाता है, यानी सामान्य महिलाओं और बच्चों की यदि तस्वीरें पेश की जाती हैं कि उनको कैसे मारा जा रहा है या कैसे वो डर के साए में जी रहे हैं, तो लोगों के मन में ये भावना हो जाती है कि हमारे देश के लोगों को ऐसे मारा जा रहा है, ऐसे विद्रोहियों को सबक सिखाना चाहिए। और जब ऐसा लगे कि लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे देश की सेना वहां पर कमजोर पड़ रही है, तब ऐसे चित्र प्रदर्शित किए गए कि स्थिति नियंत्रण में है और अंग्रेजी सैनिक इतने सक्षम हैं कि वो भारतीय विद्रोहियों का दमन कर देंगे और अंग्रेज महिलाओं, बच्चों और जो सामान्य नागरिक हैं उनकी सुरक्षा कर पाएंगे। तो इस प्रकार की कुछ तस्वीरों के बारे में हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल ईजी सा ये वीडियो होने वाला है, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। विद्रोह की छवियां। हम इस विद्रोहियों की गतिविधियों और उन पर किए गए दमन के तरीकों के बारे में किस तरह जान सकते हैं? जैसा कि हम पीछे देख चुके हैं, विद्रोहियों की सोच के बारे में हमारे पास बहुत कम दस्तावेज मौजूद हैं। हमारे पास विद्रोहियों की कुछ घोषणाएं, अधिसूचनाएं तथा नेताओं के पत्र हैं, लेकिन अब तक ज्यादातर इतिहासकार अंग्रेजों द्वारा लिखे गए दस्तावेजों की रोशनी में ही विद्रोहियों की कार्यवाहियों पर चर्चा करते आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि विद्रोह करने वालों के मन में क्या था या वो क्या सोच रहे थे, कैसे प्लानिंग कर रहे थे, इसके बारे में बहुत कम जानकारियां उपलब्ध हैं। 1857 की क्रांति के संबंध में जितना भी इतिहास लिखा गया है उनमें से अधिकांशतः वो निर्भर रहते हैं अंग्रेजी स्रोतों पर, कि अंग्रेज अधिकारी, कर्मचारी, सैनिक किस प्रकार से ऊपर सूचनाएं भेज रहे थे, उनके जो मेमोज थे, उनके जो नोट्स थे, उनकी बाद में लिखी हुई जो आत्मकथाएं हैं, जो सरकारी ब्यौरे हैं, उनके आधार पर ही 1857 की क्रांति का इतिहास लिखा जाता रहा है। यह तो है ही कि इस बारे में सरकारी ब्यौरों की कमी नहीं है। औपनिवेशिक प्रशासक, यानी जो यहाँ पर शासन संभाल रहे थे, फौजी, अपनी चिट्ठियों, डायरियों, आत्मकथाओं और सरकारी इतिहासों में अपने अपने ब्यौरे दर्ज कर गए हैं। जबकि भारतीय जो सिपाही थे उनमें से अधिकांश पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके द्वारा जो विवरण है वो उनके मन की जो बातें हैं, उनके द्वारा जो किस प्रकार से विद्रोह को आगे बढ़ाया गया उसके बारे में बहुत कम विवरण देखने को मिलता है। एक आध कुछ मिलता है, जो हमने पिछले वीडियो में एक सैनिक की जो एक याचिका थी या जो प्रार्थना पत्र था उसके बारे में हमने पढ़ा था। असंख्य मेमो, नोट्स, मेमो जो अंग्रेजी में आप मेमोज लिखते हो ना, MEMOS, नोट्स, परिस्थितियों के आकलन और विभिन्न रिपोर्टों के जरिए भी हम सरकारी सोच और अंग्रेजों के बदलते रवैये को समझ सकते हैं। आज इनमें से बहुत सारे दस्तावेजों को सैनिक विद्रोह रिकॉर्ड्स पर केंद्रित खंडों में संकलित किया जा चुका है। यानी ऐसे जो इतिहास लिखा गया है कि एक सैनिक विद्रोह था, उसमें इस प्रकार की सारी जानकारियों को दस्तावेजित करके और उनकी बुक्स बना दी गई हैं। ये दस्तावेज हमें अफसरों के भीतर मौजूद भय और बेचैनी तथा विद्रोहियों के बारे में उनकी सोच का पता देते हैं। ब्रिटिश अखबारों और पत्रिकाओं में इस विद्रोह की जो कहानियां छपी, उनमें सैनिक विद्रोहियों द्वारा की गई हिंसा को बड़े लोमहर्षक शब्दों में छापा जाता था। ये कहानियां जनता की भावनाओं को भड़काती थी तथा प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांगों को हवा देती थी। जब इंग्लैंड के लोग ये देखते थे कि किस प्रकार से महिलाओं, बच्चों, सामान्य अंग्रेजों को कैसे परेशान किया जा रहा है, मारा जा रहा है, ऐसी तस्वीरें देखने के बाद उनके मन में ये आता था और वो पुरजोर तरीके से इंग्लैंड में मांग करते थे कि इन विद्रोहियों का दमन किया जाए। अंग्रेजों और भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें सैनिक विद्रोह का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड रही हैं। न सिर्फ अंग्रेजी तस्वीरें, जबकि भारतीयों द्वारा तैयार की गई तस्वीरें, एक ऐसी तस्वीर के बारे में हम चर्चा भी करेंगे। इस विद्रोह के बारे में कई चित्र, पेंसिल से बने रेखांकन, उत्कीर्ण चित्र, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट उपलब्ध हैं। आइए उनमें से कुछ को देखें और जानें कि वे हमें क्या बताते हैं। रक्षकों का अभिनंदन। ये जो तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको दिखाई,
द रिलीफ ऑफ लखनऊ, ये चित्र बनाया था टॉमस जोन्स बार्कर ने 1859 में। ये उस समय का है जब लखनऊ के विद्रोहियों को पराजित कर दिया था, यानी कॉलिन कैम्पबेल के आने के बाद में, जब वो बड़ी तादाद में सेना लेकर पहुंचा और लखनऊ के विद्रोहियों को हरा दिया, उसके बाद की ये तस्वीर उन्होंने बनाई है। तो इस तस्वीर के बारे में हम चर्चा करेंगे। रक्षकों का अभिनंदन, यानी जिसने लखनऊ की रक्षा की, यानी अंग्रेजों की बात हो रही है, वो अपने तरीके से लिख रहे हैं और अपने तरीके से उनकी जो तस्वीरें हैं वो प्रदर्शित कर रहे हैं, यानी उनकी जीत है, ये अंग्रेजों ने दमन कर दिया उस हिसाब से। अंग्रेजों द्वारा बनाई तस्वीरों को देखने पर तरह तरह की भावनाएं और प्रतिक्रियाएं पैदा होती हैं। उनमें से कुछ में अंग्रेजों को बचाने और विद्रोहियों को कुचलने वाले अंग्रेज नायकों का गुणगान किया गया है कि यहाँ कैसे अंग्रेजी अफसरों ने भारतीय विद्रोहियों का दमन कर दिया है। 1859 में टॉमस जोन्स बार्कर द्वारा बनाया गया चित्र रिलीफ ऑफ लखनऊ, लखनऊ की राहत, इसी श्रेणी का एक उदाहरण है। आपको इस चित्र का नाम याद रखना है कि किसने ये चित्र बनाया था, ये 12th के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। जब विद्रोही टुकड़ियों ने लखनऊ पर घेरा डाल दिया तो लखनऊ के कमिश्नर हेनरी लॉरेंस ने ईसाइयों को इकट्ठा किया और बेहद सुरक्षित रेजिडेंसी में पनाह ले ली। तो यहां आपको ये याद रखना है कि लखनऊ के उस समय के कमिश्नर कौन थे, तो हेनरी लॉरेंस। बाद में लॉरेंस तो मारा गया, किंतु कर्नल इंग्लिश के नेतृत्व में रेजिडेंसी सुरक्षित रहा, जहां पर अंग्रेज लोगों को इकट्ठा किया गया था। 25 सितंबर को जेम्स ओट्रम और हेनरी हैवलॉक वहां पहुंचे। उन्होंने विद्रोहियों को तितर बितर कर दिया और ब्रिटिश टुकड़ियों को नई मजबूती दी। 20 दिन बाद भारत में ब्रिटिश टुकड़ियों का नया कमांडर कॉलिन कैम्पबेल भारी तादाद में सेना लेकर वहां पहुंचा और उसने ब्रिटिश रक्षक सेना को घेरे से छुड़ाया। अंग्रेजों के बयानों में लखनऊ की घेरेबंदी, उत्तरजीविता, बहादुराना प्रतिरोध और ब्रिटिश सत्ता की निर्विवाद विजय की कहानी बन गई कि किस प्रकार से रेजिडेंसी में उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखा, भारतीय विद्रोहियों को अंदर घुसने नहीं दिया और कैसे बाद में पराजित कर दिया। ये एक विजय का बखान इस प्रकार से वो करते हैं। बार्कर की पेंटिंग कैम्पबेल के आगमन के क्षण का जश्न बनाती है। कैनवास के मध्य में कैम्पबेल, ओट्रम और हैवलॉक, 3 ब्रिटिश नायकों की छवियां हैं। इनके इर्द गिर्द खड़े लोगों के हाथों को देखने पर दर्शक की निगाह चित्र के मध्य भाग की तरफ चली जाती है। ये नायक एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां काफी उजाला है, जिनके अगले हिस्से में परछाई है और पिछली तरफ टूटा फूटा रेजिडेंसी दिखाई देता है। ये आप चित्र यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ बीच में काफी उजाला है, पीछे टूटी हुई रेजिडेंसी दिखाई दे रही है और यहाँ पर भारतीय लोगों को किस प्रकार से दमन उनका कर दिया गया है, ये प्रदर्शित किया गया है। चित्र के अगले भाग में पड़े शव और घायल इस घेरेबंदी के दौरान हुई मारकाट की गवाही देते हैं, जबकि मध्य भाग में घोड़ों की विजयी तस्वीरें इस तथ्य पर जोर देती हैं कि अब ब्रिटिश सत्ता और नियंत्रण बहाल हो चुका है। इस तरह के चित्रों से अंग्रेज जनता में अपनी सरकार के प्रति भरोसा पैदा होता था। इन चित्रों से उन्हें यह लगता था कि संकट की घड़ी जा चुकी है और विद्रोह खत्म हो चुका है, अंग्रेज जीत चुके हैं। ऐसी तस्वीरें उनकी विजय को प्रदर्शित करती थी। अंग्रेज औरतें और ब्रिटेन की प्रतिष्ठा। अखबारों में छपी खबरों का जनता की कल्पना और मनोदशा पर भारी असर होता है, अभी भी होता है। अखबार में जिस प्रकार के दृश्य जैसी खबरें छपेंगी, वैसे ही लोगों का जनमत का निर्माण होता है, वैसे ही लोग सोचने लग जाते हैं। वे घटनाओं के बारे में लोगों की भावनाओं और सोच को तय करती हैं। क्या? अखबार में छपी खबरें। भारत में औरतों और बच्चों के साथ हुई हिंसा की कहानियों को पढ़कर ब्रिटेन की जनता प्रतिशोध और सबक सिखाने की मांग करने लगी। अंग्रेज अपनी सरकार से मासूम औरतों की इज्जत बचाने और निसहाय बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने की मांग करने लगे। कलाकारों ने सदमे और पीड़ा की अपनी चित्रात्मक अभिव्यक्तियों के जरिए इन भावनाओं को आकार प्रदान किया। जो लोगों की जैसी भावनाएं वहां पर बन रही थी, उसी आधार पर वैसे ही उन्होंने चित्र प्रस्तुत किए अंग्रेजी कलाकारों ने। जोसेफ नोएल पैटन ने सैनिक विद्रोह के 2 साल बाद इन मेमोरियम, इस चित्र में अंग्रेज औरतें और बच्चे एक घेरे में एक दूसरे से लिपटे दिखाई देते हैं। यहां आप ये चित्र देख सकते हैं, ये जोसेफ नोएल पैटन का चित्र है। इस चित्र का नाम है इन मेमोरियम, स्मृति में, हिंदी में आप कहेंगे इसको स्मृति में। इस चित्र में देखिए ये अंग्रेज औरतें और बच्चे किस प्रकार से डरे हुए हैं। यहाँ पर पीछे से इनको अंग्रेज सैनिक बचाने के लिए प्रवेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी ये दिखाया गया है कि अंग्रेज औरतें और बच्चे एक कैसी कोई अनहोनी घटना के डर से एक दूसरे से लिपटे हुए बैठे हैं, यानी इनको भारतीय विद्रोहियों का डर है। वे लाचार और मासूम दिख रहे हैं, मानो एक भयानक घड़ी की आशंका में हैं। आगे देखिए, वे अपनी बेइज्जती, हिंसा और मृत्यु का इंतजार कर रहे हैं। इन मेमोरियम में भीषण हिंसा नहीं दिखती, उसकी तरफ सिर्फ एक इशारा है, यानी कोई मारता हुआ उनको दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उनके हाव भाव देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी डरे हुए हैं, उन पर कोई हमला होने वाला है। यह दर्शक की कल्पना को झंझोड़ती है और उनमें गुस्से और बेचैनी का भाव पैदा करती है कि देखिए कैसे औरतें और बच्चे डरे हुए हैं। इसमें विद्रोहियों को हिंसक और बर्बर बताया गया है, हालांकि वे चित्र में अदृश्य हैं। चित्र में विद्रोहियों को कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन फिर भी एक दर्शक की कल्पना क्या सोचेगी कि विद्रोही इन पर हमला करने ही वाले होंगे और इस भय से ये किसी कमरे के या घर के अंदर छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं। पृष्ठभूमि में आप ब्रिटिश टुकड़ियों को रक्षक के तौर पर आगे बढ़ते देख सकते हैं। जो बैकग्राउंड में मैंने आपको दिखाया कि किस प्रकार से ब्रिटिश रक्षक टुकड़ियां आगे बढ़ रही हैं इनको बचाने के लिए।
अब ये एक चित्र है, देखिए कानपुर में सिपाहियों से अपनी रक्षा करती मिस व्हीलर। देखिए कैसे इन्होंने 2 विद्रोहियों को मार दिया है, तीसरे को ये गोली मार रही हैं, एक चौथा पीछे से आक्रमण कर रहा है, इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। तो इनका नाम था मिस व्हीलर। एक यहाँ पर तस्वीर दिखाई गई है जस्टिस, न्याय। पंच क्या है? पत्रिका है वहां की, उसके बारे में मैंने नीचे लिखा भी है। इसका पहले जो नाम था वो ऐसे लिखा जाता था, पंच, और उसके नीचे लिखा जाता था पंच और द लंदन चैरिवरी। तो इस प्रकार से लिखा जाता था। तो ये पंच नाम की पत्रिका है और इस खास तौर से ये अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी और व्यंग्यात्मक टाइप की पत्रिका थी ये। 1841 में इसका प्रकाशन शुरू हुआ था, 1992 तक चला, फिर ये बंद हो गई, 96 में फिर शुरू हुई, 2002 में फिर बंद हो गई। ये अपने व्यंग्यात्मक कार्टूनों के लिए प्रसिद्ध थी, इंग्लैंड की लंदन में प्रकाशित होती थी ये, और इसका नाम था पंच। इसका एक चित्र दिया गया है यहाँ पर, जस्टिस, चित्र का नाम दिया गया है जस्टिस। 12 सितंबर 1857 को प्रकाशित हुआ ये। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है, यहाँ ये छोटा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार ने समूचे इंग्लैंड में प्रतिशोध की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया है। यानी अब इंग्लैंड को, ये यहाँ से देखिए एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया गया है कि अब इंग्लैंड को इस विद्रोह का दमन करना ही होगा। कुछ अन्य रेखाचित्रों में पेंटिंग्स में हमें औरतें अलग तेवर में दिखाई देती हैं। इनमें वे विद्रोहियों के हमले से अपना बचाव करती हुई नजर आती हैं। उन्हें वीरता की मूर्ति के रूप में दर्शाया गया है। चित्र 11.12 में मिस व्हीलर मध्य में दृढ़तापूर्वक खड़ी है। वह अकेले ही विद्रोहियों को मौत की नींद सुलाते हुए अपनी इज्जत की रक्षा करती है। तमाम ब्रिटिश चित्रों की तरह यहाँ भी विद्रोहियों को दानवों के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ 4 कद्दावर आदमी हाथों में तलवार और बंदूकें लिए एक अकेली औरत के ऊपर हमला कर रहे हैं। यहाँ इज्जत और जिंदगी की रक्षा के लिए औरत के संघर्ष की आड़ में दरअसल एक गहरे धार्मिक विचार को प्रस्तुत किया गया है। यह ईसाइयत की रक्षा का संघर्ष है। चित्र में धरती पर पड़ी किताब बाइबिल है। यहाँ पर आपको एक किताब दिख रही होगी, ये भी प्रदर्शित किया जा रहा है कि ये ईसाइयत को बचाने का काम है। यानी ये दूसरे धर्म के लोग हैं जो कि ईसाई लोगों पर हमला कर रहे हैं, तो ये धर्म से भी इसको जोड़कर दिखाने का प्रयास किया गया है। प्रतिशोध और सबक। जैसे जैसे ब्रिटेन में गुस्से और सख्ते का माहौल बनता गया, बदले की मांग बुलंद होती गई। विद्रोह के बारे में प्रकाशित चित्रों एवं खबरों ने ऐसा माहौल रच दिया जिसमें हिंसक दमन और प्रतिशोध को लाजमी और वाजिब माना जाने लगा। यानी अब किसी प्रकार की कोई मर्सी नहीं होगी, यानी कोई दया नहीं होनी चाहिए, हिंसक तरीके से इस विद्रोह को दबा देना चाहिए। माहौल ऐसा था कि मानव न्याय के मूल्यों की रक्षा के लिए ब्रिटिश प्रतिष्ठा और सत्ता को दी जा रही चुनौती को निर्ममता से कुचलना जरूरी था। विद्रोह से आतंकित अंग्रेजों को लगता था कि उन्हें अपनी अपराजयता का प्रदर्शन करना ही चाहिए। ये कितना बड़ा साम्राज्य, उसके खिलाफ ऐसे विद्रोह कैसे होता है, हम अपराजय हैं और हमें इसका प्रदर्शन करना चाहिए। ऐसी ही एक तस्वीर में हमें न्याय की एक रूपात्मक स्त्री छवि दिखाई देती है। ये वाली तस्वीर है ना जो मैंने आपको दिखाई। आगे देखते हैं। जिसके हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल है, उसकी मुद्रा आक्रामक है, उसके चेहरे पर भयानक गुस्सा और बदला लेने की तड़प दिखाई देती है। वह सिपाहियों को अपने पैरों तले कुचल रही है, जबकि भारतीय औरतों और बच्चों की भीड़ भय से कांप रही है। इसके अलावा भी ब्रिटिश प्रेस में असंख्य दूसरी तस्वीरें और कार्टून थे जो निर्मम दमन और हिंसक प्रतिशोध की जरूरत पर जोर दे रहे थे। यहां देखिए एक चित्र देखिए, यहां पर ब्रिटेन को तो एक शेर के रूप में दिखाया गया है और इंडिया को एक जो विद्रोही हैं उनको टाइगर के रूप में दर्शाया गया है, द बंगाल टाइगर के रूप में। चित्र के नीचे पट्टी पर लिखा है बंगाल टाइगर से ब्रिटिश शेर का प्रतिशोध। पंच पत्रिका में 1857 में यह प्रकाशित हुआ। यहां देखिए एक चित्र है जहां पर विद्रोहियों को मतलब तोपों से बांधकर उड़ाया गया था। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। एग्जीक्यूशन मतलब उनको मृत्युदंड देना और म्यूटिनियर्स का मतलब जो विद्रोही हैं। पेशावर पाकिस्तान का एक शहर है, उसका यहाँ पर दिया गया है क्योंकि पहले तो भारत पाकिस्तान बांग्लादेश एक ही जगह थे। ब्लोइंग फ्रॉम द गन्स, यानी उनको किस प्रकार से तोपों या बंदूकों से उड़ाया जा रहा है, तोप से उड़ाते हुए। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 3 अक्टूबर 1857। इस अखबार के बारे में मैंने आपको पिछले चैप्टर में बताया था इसकी पूरी स्टोरी। यहाँ मृत्युदंड का दृश्य एक नाटक के रंगमंच जैसा दिखाई देता है। निर्मम सत्ता का नाट्य मंचन, किस प्रकार से कोई इन पर दया भाव नहीं दिखाया जा रहा। पूरे दृश्य पर वर्दियों में सजे घुड़सवार, सैनिक और सिपाही हावी दिखाई देते हैं। उन्हें अपने साथी सिपाहियों की मृत्यु का दृश्य देखना है और विद्रोह के भयानक परिणामों को महसूस करना है कि यदि आपने भी विद्रोह किया तो आपके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाएगा। यहाँ देखिए इस चित्र में भी किस प्रकार से विद्रोहियों को सजा दी जा रही है, फांसी पर लटकाया जा रहा है और उसका सरेआम प्रदर्शन किया जा रहा है भय का माहौल बनाने के लिए। एग्जीक्यूशन ऑफ म्यूटिनियर्स एट पेशावर। पेशावर में विद्रोहियों को मृत्युदंड। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में 3 अक्टूबर 1857 को यह खबर छपी इस चित्र के साथ। मृत्युदंड के इस दृश्य में 12 विद्रोही एक कतार में लटके हुए हैं। देखिए 4-4 के 3 समूह हैं और चारों तरफ तोपें तैनात हैं। यह सामान्य दंड का दृश्य नहीं है, यह दहशत का प्रदर्शन है।
लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश की जा रही है कि सजा किसी बंद जगह पर नहीं बल्कि लोगों के बीच भी दी जा सकती है। उसे खुले में नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करना जरूरी था भय बनाने के लिए। दहशत का प्रदर्शन। प्रतिशोध और सबक सिखाने की चाह इस बात में भी प्रतिबिंबित होती है कि विद्रोहियों को कितने निर्मम ढंग से मौत के घाट उतारा गया। उन्हें तोपों के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। कई विद्रोहियों को तोप का जो आगे का मुख था उस पर बांध के उड़ाया गया था। इन सजाओं की तस्वीरें आम पत्र पत्रिकाओं के जरिए दूर दूर तक पहुंच रही थी। जानबूझकर भारत के अखबारों में भी ऐसी खबरें और ऐसे चित्रों के साथ प्रकाशित कर रहे थे ताकि लोग डर जाएं और विद्रोहियों का साथ अब न दें। दया के लिए कोई जगह नहीं। कैनिंग ने जब भारतीय सैनिकों के लिए दया की बात की तो उनका मजाक उड़ाया गया, क्योंकि उन्होंने ऐसे समय बात की जब पूरा इंग्लैंड इस कोशिश में था। लोगों की भावना यह थी कि बदला लिया जाए। जब प्रतिशोध के लिए ही शोर मच रहा हो, ऐसे समय पर नर्म सुझाव मजाक का पात्र बनकर ही रह जाते हैं। जब दोनों पक्षों में तनातनी हो और लोग बदला लेने पर उतारू हो, तब किसी एक पक्ष का आदमी यदि दया की बात करे या कभी किसी स्थिति में बातचीत की बात करे, यहाँ पर नहीं है बातचीत की बात, लेकिन यदि भारत पाकिस्तान के बीच लड़ाई होने वाली हो और कोई व्यक्ति कह दे कि पाकिस्तान से मतलब बदला लेने की बजाय हमें बातचीत करनी चाहिए, तो थोड़ा सा लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये क्या बात हुई, हम तो प्रतिशोध लेना चाहिए, ये दया की बात या बातचीत की बात क्यों की जा रही है। तो जब कैनिंग ने ऐसा भाव प्रदर्शित किया तो उनका मजाक उड़ाया गया। जब गवर्नर जनरल कैनिंग ने ऐलान किया कि नरमी और दया भाव से सिपाहियों की वफादारी हासिल करने में मदद मिलेगी, तो ब्रिटिश प्रेस में उसका मजाक उड़ाया गया। उसने कहा कि भारतीयों को इस प्रकार से दंडित न करके भारतीय सिपाहियों को माफ कर दिया जाना चाहिए। उनके प्रति दया प्रदर्शित करेंगे तो उनकी वफादारी हमें हासिल होगी, वो फिर से हमारे पक्ष में आ जाएंगे और विद्रोह करना छोड़ देंगे। हास्यपरक व्यंग्य की ब्रिटिश पत्रिका पंच के पन्नों में प्रकाशित एक कार्टून में कैनिंग को एक भव्य नेक बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है। इनको बुजुर्ग के रूप में दर्शाया गया है। उसका हाथ एक सिपाही के सर पर है जो अभी भी नंगी तलवार और कटार लिए हुए है और दोनों से खून टपक रहा है। ये एक ऐसी छवि थी जो उस समय की बहुत सारी ब्रिटिश तस्वीरों में बार बार सामने आती थी। यानी इसका मजाक उड़ाया गया है कि एक भारतीय विद्रोही है जिसके एक हाथ में खंजर है यानी चाकू है और एक हाथ में तलवार है और उनसे खून टपक रहा है, और ये कह रहा है कैनिंग कि इसको बख्श देना चाहिए, इसके प्रति दया का व्यवहार करना चाहिए। तो एक मजाक उड़ाया गया है कैनिंग की भावना का। इस चित्र का नाम है द क्लेमेंसी ऑफ कैनिंग, कैनिंग का दया भाव। पंच में 1857 में छपा। नीचे की पट्टी पर यहाँ पर लिखा गया है, गवर्नर जनरल बिल्कुल सही, फिर वे उसे घिनौनी बंदूकों से नहीं उड़ाएंगे बशर्ते वो एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करे। यानी मजाक उड़ाया गया है कि यदि तुम एक अच्छा सिपाही बनने का वादा करते हो, तुम्हें सजा नहीं दी जाएगी, तुम्हें गोली नहीं मारी जाएगी या तुम्हें तोप से नहीं उड़ाया जाएगा। यहाँ देखिए एक भारतीय किस प्रकार से तस्वीरें, जैसे झांसी की रानी भारतीयों के लिए एक ऐसा प्रतीक बन गई जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया, और इस प्रकार से कई फिल्में भी बनी। उसका एक यहाँ पर पोस्टर भी दिया गया है। राष्ट्रवादी दृश्य कल्पना। 20वीं सदी में राष्ट्रवादी आंदोलन को 1857 के घटनाक्रम से प्रेरणा मिल रही थी। इस विद्रोह के इर्द गिर्द राष्ट्रवादी कल्पना का एक विस्तृत दृश्य जगत बुन दिया गया था। इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया जाता था, जिसमें देश के हर तबके के लोगों ने साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। जब भारत की आजादी का आंदोलन चला 20वीं शताब्दी में 1947 तक, तो इस दौरान 1857 की क्रांति के नायकों को खूब याद किया गया और क्रांतिकारियों ने उनसे प्रेरणा ली, चाहे वो झांसी की रानी हो, चाहे तात्या टोपे हो, या और भी जितने भी नेतृत्व करता थे 1857 की क्रांति के। और 1857 के विद्रोह को उन्होंने भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद किया। इतिहास लेखन की तरह कला और साहित्य ने भी 1857 की स्मृति को जीवित रखने में योगदान दिया। विद्रोह के नेताओं को ऐसे नायकों के रूप में पेश किया जाता था जो देश को रणस्थल की तरफ ले जा रहे हैं। उन्हें लोगों को दमनकारी साम्राज्यवादी शासन के खिलाफ उत्तेजित करते चित्रित किया जाता था। एक हाथ में घोड़े की रास और दूसरे हाथ में तलवार थामे अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ने वाली रानी के शौर्य का गौरवगान करते हुए कविताएं लिखी गई। रानी झांसी को एक ऐसे मर्दाना शख्सियत के रूप में चित्रित किया जाता था जो दुश्मनों का पीछा करते हुए और ब्रिटिश सिपाहियों को मौत की नींद सुलाते हुए आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न भागों में बच्चे सुभद्रा कुमारी चौहान की इन पंक्तियों को पढ़ते हुए बड़े हो रहे थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। लोक छवियों में रानी लक्ष्मीबाई को प्राय फौजी पोशाक में घोड़े पर सवार और एक हाथ में तलवार लिए दिखाया जाता है। अन्याय और विदेशी शासन के दृढ़ प्रतिरोध का प्रतीक। कैसे उन्होंने एक विदेशी शासन का कड़ा प्रतिरोध किया। यहाँ पर एक पोस्टर दिया गया है फिल्म का। फिल्मों और पोस्टरों में रानी लक्ष्मीबाई की छवि को एक मर्दाना योद्धा के रूप में स्थापित करने में मदद की। इन तस्वीरों से पता चलता है कि उन्हें बनाने वाले चित्रकार इन घटनाओं को कैसे देखते थे, उनके एहसास क्या थे और वे क्या कहना चाहते थे। इन चित्रों और कार्टूनों के माध्यम से हम उस जनता के बारे में जान सकते हैं जो इन चित्रों की तारीफ या आलोचना करती थी, उनकी नकलों को खरीदकर अपने घरों में सजाती थी।
ये तस्वीरें केवल अपने समय की भावनाओं और एहसासों को ही प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी, उन्होंने संवेदनाओं को भी शक्ल दी। ब्रिटेन में छप रहे चित्रों से उत्तेजित वहां की जनता विद्रोहियों को भयानक बर्बरता के साथ कुचल डालने के लिए आवाज उठा रही थी। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रवादी चित्र हमारी राष्ट्रवादी कल्पना को निर्धारित करने में मदद कर रहे थे। एक ही विद्रोह है, लेकिन उसके संबंधित चित्रों में भारतीयों के मन में कैसी भावनाएं हैं और अंग्रेजों के मन में कैसी भावनाएं हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग पक्ष हैं। अब काल रेखा है। 1801 में अवध में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि लागू की गई। 1856 में वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। 1856-57 में अंग्रेजों द्वारा अवध में एक मुश्त लगान बंदोबस्त लागू किया गया और उसके क्या प्रभाव हुए उसके बारे में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में। 1857 की घटनाएं देखिए। मेरठ में सैनिक विद्रोह हुआ 10 मई को। 11 मई को वो लाल किले में पहुंचते हैं सारे सैनिक, और वहां पर जो बहादुर शाह जफर हैं वो उनका नेतृत्व स्वीकार करते हैं। दिल्ली में रक्षक सेना का विद्रोह, ये भी 11 और 12 मई को होता है। 20 और 27 मई के बीच में अलीगढ़, इटावा, मैनपुरी और एटा में सिपाही विद्रोह करते हैं। सारे उत्तर प्रदेश के स्थान हैं ये। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह होता है। लखनऊ में विद्रोह कब होता है ये भी याद रखना है आपको। मई जून में सैनिक विद्रोह एक व्यापक जन विद्रोह में बदल जाता है, यानी आम लोग भी इस विद्रोह में आ जुड़ते हैं। 30 जून को चिन्हाट के युद्ध में अंग्रेजों की हार होती है। 25 सितंबर को हेवलॉक और ऑट्रम के नेतृत्व में अंग्रेजों की टुकड़ियां लखनऊ रेजिडेंसी में दाखिल होती हैं और बाद में कॉलिन कैम्पबेल के नेतृत्व में सेना आती है और किस प्रकार से लखनऊ से विद्रोहियों को हटाया जाता है। 1858 की देखिए। युद्ध में रानी झांसी की मृत्यु जून 1858 में। युद्ध में शाह आलम की मृत्यु ये जुलाई 1858 नहीं, 1857 ही होगा। आपके पीछे चैप्टर में भी 1857 दे रखा है, ये गलत है। युद्ध में शाह आलम की मृत्यु जुलाई 1857 में होती है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। आज मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी तो मेरी आवाज भी ऐसी रही और मुझे रिकॉर्डिंग करने में भी थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।